प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों द्वारा लागू की गई स्थायी व्यवस्था की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। आंसर, स्थायी बंदोबस्त। ब्रिटिश सरकार ने जमींदारी प्रथा के अंतर्गत मालगुजारी प्राप्त करने के लिए दो पद्धतियां अपनाई, स्थायी बंदोबस्त तथा अस्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त पद्धति के अंतर्गत भूमि पर एक बार जो मालगुजारी कर दी जाती थी उसे भविष्य में नहीं बढ़ाया जाता था। इसके विपरीत अस्थायी बंदोबस्त पद्धति के अंतर्गत एक निश्चित समय, सामान्यतः 30 से 40 वर्ष के लिए मालगुजारी निश्चित कर दी जाती थी। उस निश्चित समय के पश्चात सरकार को अधिकार था कि वह नई दर से मालगुजारी निश्चित कर सके। भारत में भूमि के स्थायी बंदोबस्त की पद्धति सर्वप्रथम 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने देश के कुछ प्रांतों बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा मद्रास के कुछ भागों में लागू की थी। 1947 से 48 ईस्वी में यह प्रथा देश की कुल 24% कृषि भूमि पर लागू कर दी गई थी। स्वतंत्रता से पूर्व स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत मालगुजारी की वसूली का एकाधिकार जमींदारों को दिया गया था। एक बार लगान निर्धारित करने के पश्चात राज्य को लंबे समय तक भू राजस्व के रूप में निश्चित आय प्राप्त होती थी। मालगुजारी न देने पर सरकार ने जमींदारों को जबरन वसूल करने का अधिकार दे रखा था। सरकार का यह विचार था कि यदि एक पद्धति लागू कर दी जाती है तो सरकार को जमींदार से निश्चित राजस्व प्राप्त होता रहेगा तथा कृषक जब तक लगान देता रहेगा भूमि का स्वामित्व उसी के पास रहेगा और वह खेती का विस्तार करेगा। स्थायी बंदोबस्त की विशेषताएं। इस प्रथा में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। नंबर 1, सरकार को सदैव एक निश्चित आय प्राप्त होती है। नंबर 2, सरकार भूमि पर मालगुजारी एक ही बार में निश्चित मात्रा में तय कर देती है जिससे भविष्य में नहीं बढ़ाया जा सकता, किंतु जमींदार काश्तकार पर मालगुजारी में वृद्धि कर सकता है। नंबर 3, जब तक कृषक भूमि पर लगान देता है उसका स्वामित्व उस पर बना रहता है। अब पढ़ेंगे स्थायी बंदोबस्त के गुण। तो स्थायी बंदोबस्त पद्धति में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। नंबर 1 है निश्चित राजस्व। इस पद्धति में सरकार को निश्चितता रहती है कि उसे अमुक समय में भू राजस्व से अमुक मात्रा में राजस्व प्राप्त होगा। इसी प्रकार कृषक को भी निश्चितता रहती है कि उसे सरकार को अमुक समय में एक निश्चित रकम चुकानी है। राजस्व निश्चित होने पर सरकार अपनी भावी योजना बना सकती है। नंबर 2, भू स्वामित्व। जब तक कृषक जमींदार को मालगुजारी का भुगतान करता है उसका मालिकाना अधिकार उसी के पास रहता है। इस प्रकार से वह खेती में मन लगाकर काम करता है जिससे कृषि उत्पादन बढ़ता है। नंबर 3, कृषकों के हितों की रक्षा। यह प्रथा लोकहित की दृष्टि से अच्छी थी क्योंकि भूमि पर भविष्य में कोई लगान नहीं बढ़ाया जा सकता था। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री R.C. दत्त के अनुसार भारत में अंग्रेजों के 150 वर्ष के शासनकाल में यही एकमात्र ऐसा काल हुआ है जिसने अत्यंत प्रभावपूर्ण ढंग से लोगों की रक्षा की है। अब है स्थायी बंदोबस्त के दोष। इसमें निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं। नंबर 1 है राजस्व में लोचशीलता का अभाव। इस प्रथा में मालगुजारी एक बार निश्चित कर दी जाती है अतः उसे पुनः नहीं बढ़ाया जा सकता। इस प्रकार सरकार को भूमि से केवल एक निश्चित राजस्व ही प्राप्त होगा, सरकार उसे अपनी आवश्यकता अनुसार बढ़ा नहीं सकती। इस प्रकार इस प्रथा में लोचशीलता का अभाव पाया जाता है। नंबर 2, आर्थिक शोषण। इस प्रथा में के अंतर्गत मालगुजारी वसूल करने का अधिकार जमींदारों को दिया गया था। ऐसी दशा में जमींदार कृषकों का अनेक प्रकार से शोषण करता था। जमींदार के सामने काश्तकार की दशा एक बंधुआ मजदूर की हो जाती थी। कभी कभी तो जमींदार किसान के हरे भरे खेतों में अपने पशु छोड़ देता था और किसान कुछ भी नहीं कर पाता था। नंबर 3 है भू स्वामित्व की अनिश्चितता। इस प्रथा में कृषक का भू स्वामित्व नाम मात्र का था क्योंकि भूमि के स्थायी बंदोबस्त ने जमींदारों को भूमि का पूर्ण स्वामित्व दे रखा था, जिसके कारण कृषक जमींदार की कृपा पर निर्भर रहने लगा। इसके अतिरिक्त यदि कृषक जमींदार को भू राजस्व देने में असमर्थ रहता था तो वह उसकी भूमि से बेदखल कर देता था। कृषक के अधिकारों की अवहेलना। चूंकि यह प्रणाली कृषकों के अधिकारों का विस्तृत अध्ययन करके किए बिना अवैज्ञानिक तरीके से लागू की गई, अंततः काश्तकारों के अधिकार खतरे में पड़ गए। तो ये था आपके स्थायी बंदोबस्त के दोष। हमने गुण पढ़ लिए और इसकी विशेषताएं पढ़ ली और स्थायी बंदोबस्त कहते किसे ये भी पढ़ लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी वीडियो के साथ।